हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा चैप्टर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यानी भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, उसकी स्थिति भारत में क्या रही और अंतिम रूप से उसने क्या किया भारत में। तो इस चीज को जानने के लिए से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद रंजीत सर मेरा यूट्यूब चैनल है, और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रंजीत सर पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो डच थे, क्या थे, जो डच कंपनी थी, वो आखिर ये लोग कहाँ के निवासी थे। तो क्योंकि अगर आप इनको जानेंगे नहीं कि ये यूरोप में से किस कंट्री से इंडिया आए थे, तो तब तक आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तो सबसे पहले मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर ये हमारा इंडिया है। ठीक, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, हम थोड़ा-सा मूव करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर। तो देखिए आपको बहुत सारी कंट्रीज़ मिल रही हैं, जैसे आपका पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया, ईरान, इज़राइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सभी एशियन कंट्रीज़ हैं। जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, जितने भी कब्रिस्तान हमने हैं ऑलमोस्ट, वो सभी यहाँ पर हैं। इवन बड़े याद करने के लिए बता देते हैं बस। और अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, वो आपका इस सीमा के लिए चल रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये यूक्रेन है, देन ये वाला जो पोर्शन है ये रशिया वाला पोर्शन है। लेकिन हमें जानना कहाँ पर है कि भई जो डच थे वो कहाँ से आए थे? जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लास्ट सबसे पहले कौन आया था भारत में, वो आए थे पुर्तगालीज़। कौन आए थे? पुर्तगालीज़। वास्को दा गामा सबसे पहले आया था 1498 में, जो आपका यहाँ से आया था। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पुर्तगालीज़। एंड इसके अलावा सर और जो आप पढ़ा रहे हैं अभी डच, वो कहाँ से थे? डच थे नीदरलैंड के निवासी। कहाँ के लोग थे? नीदरलैंड के। तो देखिए ये रहा आपका नीदरलैंड, ये रहा आपका नीदरलैंड, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है? तो ये आपका नीदरलैंड है, यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ के निवासी आए थे भारत। इससे कौन-कौन सी सीमा टच करते हैं? जर्मनी का करता है आपका, ठीक है? इसके अलावा आपका बेल्जियम का सीमा है जो टच करता है किसका? देखिए ये वाला जो सीमा है ये बेल्जियम का सीमा है ये पूरा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ से देखेंगे तो ये जर्मनी का सीमा है जो आपका टच करता है किससे? आपका नीदरलैंड से टच करता है, क्लियर? तो ये आपको याद रखना होगा ताकि आपको दिमक दिक्कत ना आए कहीं भी, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं। नाउ अब हम थोड़ा-सा डिटेल में इसको जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि डच लोग कहाँ के निवासी थे, या तो आपको हॉलैंड मिलेगा या नीदरलैंड मिलेगा। पहले नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि डच जो कंपनी थी वो किसके बाद में आई थी, वो आई थी पुर्तगालियों के बाद में। पुर्तगाली सबसे पहले आ गए थे 1498 में, वास्को दा गामा आया था, ठीक है? फिर उसके बाद में और आए, और सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया। फिर उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आया, और इस तरीके से लोग बाग आते रहे। और जैसे पुर्तगालियों के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था कि इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो स्थापित करी थी गोवा में। तो वो भी आपको मैंने बताया होगा फैक्चुअल क्वेश्चंस में। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, उस कंपनी का नाम क्या था? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उस कंपनी का नाम था सर आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच जो थे वो हॉलैंड एंड नीदरलैंड के निवासी थे। उनकी राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा गिल्टर है। तो याद रखिएगा नीदरलैंड की अभी कैपिटल और मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी सर 1602 में। कब हुई थी? 1602 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, क्लियर? और इस कंपनी को डच पार्लियामेंट ने, क्योंकि डच यानी नीदरलैंड में आपका पार्लियामेंट था, उसमें स्टोटेन जनरल के द्वारा, किसके द्वारा? स्टोटेन जनरल के द्वारा पूर्वी देशों के साथ। अब पूर्वी देश क्यों कहते हैं? देखिए आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि नीदरलैंड यहाँ पर है। अब इसके हम किस साइड जाएँगे? ईस्टर्न साइड जाएँगे, तभी तो जाकर हमें क्या मिलेगा? इंडिया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए आप ईस्टर्न साइड जाएँगे, तभी आपको इंडिया मिलेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो पूर्वी देशों के साथ 21 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया कि डच जो लोग हैं या डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। उसमें हमारा जो नीदरलैंड कंट्री है या उसकी जो सरकार है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं।
इस कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी के इसमें कितना पैसा था इसके पास में प्रारंभ में 65 लाख गिल्टर थे जो उसकी मुद्रा है। इसमें भारत में 1605 में यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1605 में कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मुसलीपट्टनम का आंध्र प्रदेश में पड़ता है मैं अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कोरोमंडल कहते कैसे हैं। देखिए, आपको मैं इंडिया बताता हूँ, जैसे आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, और आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है इंडिया के कई तटों से। जैसे सौराष्ट्र तट आप जानते हैं, मालाबार तट आप जानते हैं, कोरोमंडल तट आप जानते हैं, उत्कल तट आप जानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे तट होते हैं, जैसे आपका केरल वाले तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये देखिए आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु है। तो जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा और कर देता हूँ बहुत अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा बढ़िया तरीके दिखा देती। ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, कौन सा भाई, ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ से जैसे ये वाला पूरा ये वाला, ये जो तटीय क्षेत्र कहलाता है इसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरोमंडल। तो ये कोरोमंडल तट कहलाता है, याद रखिए क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तो स्पेशली याद रखना है आपको कि ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोरोमंडल तट में यानी आंध्र प्रदेश में मुसलीपट्टनम एक जगह थी, वहां पर इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में उसकी दूसरी जो फैक्ट्री थी, किसकी, इसी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश या कोरोमंडल वाले एरिया में उनकी दूसरी फैक्ट्री पेट्रापोली निजामपट्टनम में स्थापित करी गई, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। डचों ने 1610 में चंद्रगिरी के शासक के साथ एक समझौते कर पुलिकट यानी जो मद्रास है, मद्रास किसे कहते थे, मद्रास कहते हैं सर, आजकल जो चेन्नई आप सुनते हैं, यहाँ पर जो तमिलनाडु की कैपिटल आपको मिलेगी चेन्नई, उसे कहा जाता था मद्रास। ये देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ तमिलनाडु की कैपिटल। नाउ दिस, ये दिखाई दे रहा होगा चेन्नई, ये चेन्नई, इसका पुराना नाम था आपका मद्रास। क्या नाम था, पुराना नाम था इसका मद्रास, याद रखिए क्या नाम था, पुराना मद्रास था। तो यहाँ पर इन्होंने अपने 1610 में चंद्रगिरी के शासक के साथ एक समझौता किया और पुलिकट तो मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बना लिया। क्या बना लिया, इसे अपना मुख्यालय बना लिया पुलिकट में। पुलिकट में उसका किला यानी जो डच थे उनका जो किला था उसे क्या कहा गया, गैल्डियारा का किला, गैल्ड्रिया का किला कहा जाता है। बंगाल में चिनसुरा, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में चिनसुरा एक जगह थी, क्या थी, चिनसुरा एक जगह थी, वहां उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दक्षिण भारत में इन डचों की गतिविधियों का मुख्य स्थान क्या था, तो कहा जाएगा पुलिकट जो मद्रास में था। और आपसे कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट साइड या उत्तर भारत में, तो देखा जाएगा कि भाई इनका मुख्य गतिविधियों का केंद्र क्या था, तो वेस्ट बंगाल में आपको क्या था, देखो वेस्ट बंगाल ये रहा आपका, यहाँ पर पड़ता है चिनसुरा एक जगह पड़ती है, क्या पड़ती है, चिनसुरा एक जगह पड़ती है, वो इनका मुख्य केंद्र रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही अंग्रेजों व डचों के बीच में क्या होने लगे, युद्ध होने लगे। क्या होने लगे भाई, युद्ध होने लगे। इस संघर्ष का अंत 1759 के बेदरा के युद्ध में पश्चिम बंगाल में हुआ, जिसमें कर्नल फोर्ड ने के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में जैसे आपको पता है बंगाल की एक स्टोरी है, क्या, जैसे एक 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के बीच में, किसके बीच में भाई, अंग्रेजों के बीच में हुआ। ठीक, अंग्रेजों व एक व्यक्ति और थे सिराजुद्दौला, किसके बीच में, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे उस समय, इनके बीच में हुआ। सिराजुद्दौला पराजित हो गए, अंग्रेज जीत गए। फिर इसके बाद में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, वो बनाया गया मीर जाफर को। किसको बनाया गया, मीर जाफर। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर पर अंग्रेजों ने काफी ज्यादा, इवन कहा जाता है एक दस्तक, दस्तक कहा जाता है उस समय, टैक्स फ्री, यानी उनको बहुत कम मात्रा में टैक्स देते थे मीर जाफर को, और वो लोग
फ्री व्यापार करते थे, बिल्कुल फ्री व्यापार करते थे, तो उन्हें ज्यादा टैक्स नहीं देना होता था। अब अंग्रेजों ने भाई बंगाल को कब्जा कर लिया, मीर जाफर पर बहुत सारे टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। अब बड़ा परेशान मीर जाफर ने क्या किया, डच डच जो बंगाल में इनका हेडक्वार्टर कौन सा था, चिनसुरा, कौन सा था, मीर जाफर गया डचों के पास, कहाँ गया, डचों के पास। और कौन सी जगह थी इनकी, चिनसुरा, चिनसुरा कहाँ थी, बंगाल में थी, याद रखिएगा। इनके पास गया और इनसे हेल्प मांगी कि भाई हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, तो आप हमारी हेल्प करो। ठीक है भाई, डचों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि बंगाल का नवाब हमारे फेवर में आ गया, तो बंगाल का नवाब इनके फेवर में चला गया। अब 1700 मीर जाफर को हटाया, मीर जाफर को हटाया, और मीर जाफर को हटाने के बाद इनको एक्चुअल में क्या हुआ था, मीर जाफर जब बंगाल का नवाब था तब डचों ने अंग्रेजों के साथ में एक संघर्ष किया 1759 में। कौन सा होता, 1759 में, जो पश्चिम बंगाल में हुआ। इसे कहा जाता है बेदरा का युद्ध। क्या कहा जाता है, बेदरा का युद्ध। ठीक है, इस बेदरा के युद्ध में डचों की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई, और डच उसके बाद कभी भी भारत में स्थायी रूप से बस नहीं पाए, या अच्छी स्थिति या मजबूत स्थिति में नहीं आ पाए। इससे क्या हुआ, डच भी खत्म हो गया बेदरा के युद्ध में। अब बचा मीर जाफर, मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया, अब बना दिया मीर कासिम को। किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम भी इनके विरोध में चला गया, कुछ कारण थे जो हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे। इवन जो आपकी पढ़ाई जाएगी बिहार की हिस्ट्री, उसमें बताऊंगा मैं आपको और भी चीजें। ठीक है, तो मीर कासिम भी इसके विरोध में चला गया। फिर उसके बाद में 1764 का युद्ध हुआ। क्या हुआ, 1764 का युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा, जिसमें मीर कासिम, आपके शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, तो इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी किसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने उनको संयुक्त रूप से पराजित कर दिया था। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि अंग्रेजों और डचों के बीच में एक संघर्ष हुआ। वो संघर्ष आपका 1759 में हुआ बेदरा के युद्ध के रूप में, और इसके बाद डच भारत में एक मजबूत स्थिति में कभी भी नहीं आ पाए। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से क्या हुआ था, डच 1759 के बाद में भारत में स्थायी रूप से कभी नहीं, इवन तो कहा जाए मजबूत स्थिति कभी नहीं रही। उन्होंने अपनी कंपनियां बेच दी, और कहाँ चले गए, वो पूर्वी देशों के साथ में चले गए, जैसे लाइक इंडोनेशिया वगैरह, इनके साथ में व्यापार करने चले गए, और बाकी वापस लौट गए। तो इस तरीके से डचों का भारत में अंत होता है। इन्होंने 1602 में स्टार्ट किया, अपनी कंपनी स्थापित करी, और बेदरा के तो 1759 से इनका ये पराजय हो गया। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर पहुंच सके। क्योंकि देखिए, दो एग्जाम है, दो स्टेट्स के पीएससी है, एक एमपी पीएससी है, और एक आपका बीपीएससी है। क्या है, बीपीएससी है। ठीक है, बीपीएससी का डेट 7 मई निकला है, और एमपीपीएससी का 19 जून आया है। क्या है, 19 जून। इन दोनों ही एग्जाम से पहले पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आपको मिलेगा। तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं, नहीं करते, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप शेयर कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो विद इन 2-3 डेज में आपको वो वीडियो को वो लेक्चर आपको बनाकर दूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर मिलते हैं आप लोगों से। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।